ओके जी, सो अब हम आ गए हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, और हमने जो है यहाँ हमें बताया गया कि अच्छा ये वाले शाफ्ट है ना, इससे आप लोगों की जल्दी जान नहीं छूटनी, ठीक है। ये समझ लो कि ये ना जिद्दी पुश्ती है, और ये आपके पास अभी आप लोगों ने शाफ्ट के अंदर भी ये हमने न्यूमेरिकल ये वाली फिगर देखी है। इसके बाद फ्लाई व्हील अब आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं। अगर फ्लाई व्हील आप लोगों के जिस तरह 17 की आउटलाइन में था, वो देखो मसूद का पंखा चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगर फ्लाई व्हील होता तो उसमें भी ये फिगर आनी थी। उसके बाद जब हमने बेरिंग को डिज़ाइन करना है तो उसमें भी हम यही फिगर ही हम लेके चल रहे होंगे, ठीक है। सो ये 2-3 जगहों पे यूज़ होती है, और आज जो हम ये वर्ल और टॉर्जनल की बात करें तभी यही फिगर यूज़ हो रही है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, बेसिकली उसने हमें कहा कि जी हमने शाफ्ट, वर्ल और टॉर्जनल क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी शाफ्ट के, और उनको हमने कंपेयर करना है फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी के साथ। जो हमारे पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है वो आप लोगों को याद होगा, डाटा इज़ 1725 आरपीएम, ये हमें गिवन है डाटा। जो D1 है, यानी कि बेसिकली ये जो शाफ्ट है, अगर आप देखो जो मैंने अभी ये रेड से हाईलाइट किया, जो ये वाली शाफ्ट का डायमीटर है इस पॉइंट पे, डाटा इज़ 0.875 इंच, ठीक है। और ये बेसिकली कह लो कि हम लोगों ने ना यार आप लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन आप लोगों ने कवर किया हुआ है, ऐसे ही है राइट? हाँ ठीक है। सो बेसिकली मैंने यहाँ आप लोगों को स्किप कराई थी। सो वो जो डिफ्लेक्शन है, बेसिकली अगर आप इसको बुक को फॉलो करोगे ना, सो जो जहाँ हमने एंगुलर डिफ्लेक्शन वाला किया था ना, उसके साथ ही वो उसकी लीनियर डिफ्लेक्शन वाला भी उसको कंप्लीट केस उसको सॉल्व करता है, ठीक है। बट चूंकि जो है वो आप लोगों के केस में थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, सो बेसिकली इस वजह से मैंने इसको स्किप किया था। हाँ, अगर आप में से कोई इसे करना चाहता है, आप जब उसको देखोगे ना, सो आप देखोगे कि शाफ्ट के डायमीटर जो हमने चेंज किया था ना, उसमें थोड़ा सा वो इम्प्रूवमेंट लेके आता है। सो उसके मुताबिक ये जो D1 था डेट इज़ 0.875, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये D2 है, जो कि मैं यहाँ ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, यानी कि ये जो अब पॉइंट C से लेके आगे तक, सो डेट इज़ जो है 0.531 इंच, ठीक है। इसके बाद जो ओवरऑल लेंथ है शाफ्ट की वो तकरीबन 8 इंच है, और जो L1 है डेट इज़ 3.5, ठीक है। यानी कि ये आपके पास गियर से लेके और आपके पास ये बेरिंग तक, यानी कि जो शाफ्ट का ये सेम डायमीटर है ये वाला, डेट इज़ 3.5। L2 जो है वो 1.5 इंच है, यानी कि ये बेसिकली यहाँ बेरिंग से लेके और ये पुली के यहाँ तक, यहाँ ये वाला पॉइंट, सो डेट इज़ 1.5। सो हमारे पास ये दोनों कह लें कि हमारे पास लेंथ्स भी हैं, और लोकेशन ऑफ सपोर्ट कहाँ कहाँ लाई कर रही है। सो ये ओरिजिन है 0, एक सपोर्ट हमारे पास यहाँ है बेरिंग की, और दूसरी सपोर्ट हमारे पास ये यहाँ है जहाँ b = 5 है, यानी कि तकरीबन यहाँ से 5 इंच के डिस्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद कुछ और डाटा भी हमें गिवन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गियर का है डेट इज़ 0.23 पाउंड्स, ठीक है। और हमारे पास जो वेट ऑफ शेफ है, ठीक है, डेट इज़ तकरीबन 3 पाउंड्स है, ठीक है। और आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेफ का जो है डेट इज़ 0.007 पाउंड्स, ठीक है, यानी कि इस पुली का दिस वन। और इसी तरह वेट ऑफ गियर भी हमें गिवन है, ठीक है। सो हमें तमाम चीज़ें गिवन है। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो सबसे पहले जो है ना हमारा जो प्रोसीजर होगा ना, वो हमने फाइंड आउट करना होता है वाई या डिफ्लेक्शन। सो बेसिकली डिफ्लेक्शन आप यूँ समझो कि हमने जो है ना वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही गिवन है, ठीक है, कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन, क्योंकि आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग याद करो जो हमने लेटरल वाइब्रेशन के अंदर कवर किया था, हमने कहा था कि जहाँ आपके पास डिस्क लग रही हैं वहाँ आपके पास डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी, ठीक है। सो यानी कि एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपके पास यहाँ आनी चाहिए जहाँ गियर लग रहा है, और दूसरी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए जहाँ आपके पास ये पुली लग रही है, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो कि W गियर की वेट की वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रही है, सो वो आपके पास तकरीबन आती है 6 × 10⁻⁻5 इंच। और इसी तरह जो हमारे पास पुली के ऊपर जो हमारे पास आ रही है डेट इज़ 1.25 × 10⁻⁻4 इंच, ठीक है। सो बेसिकली लोड में हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, लोड ऑफ शाफ्ट हमने निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ 2 लोड लिया हमने, एक हमने वेट लिया गियर का और एक हमने लिया शेफ का, ठीक है। और हमने जो है गियर की वेट जो फोर्स है उसको हमने कंसीडर किया कि जी वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और शेफ की को हमने कंसीडर किया कि वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। और अपवर्ड भी हमने सिर्फ इस वजह से एक्ट कराया कि हमारे पास जब हम वो डायनेमिक्स में जो है ना, यानी कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी आ सकें, वरना रियलिस्टिकली ये वेट भी डाउनवर्ड ही एक्ट करना था, ठीक है। सो अच्छा, सो बेसिकली इसको यहाँ जस्टिफिकेशन दी हुई है, सिंस दैट अरेंजमेंट बेटर रिप्रेजेंट्स
डिफ्लेक्शन की समझ नहीं लगी यार। डिफ्लेक्शन, अच्छा चलें डिफ्लेक्शन को यार मैं यहाँ की बजाय ना मैं आप लोगों को एक और जगह से एक तो एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे में ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये आज का टॉपिक है जो हम कर रहे थे कवर। और देखो ये जो आपको अभी स्लाइड ये नज़र आ रही है ना बेसिकली, ठीक है, दिस वन हम लोगों ने क्या किया था कि अच्छा ये तो आप लोगों ने सॉल्व किया था खुद। अच्छा ठीक है, कीज से पहले आना यहाँ। ये देखो हमने यहाँ बेसिकली जो मैंने आप लोगों को कराया था, मैंने सिर्फ एंगुलर डिफ्लेक्शन का आप लोगों को बता दिया था कि वैसे आनी है। बट इसके बाद अगर आप देखते हो ना तो कंप्लीट जिस तरह आप लोगों ने कह लें कि डिफ्लेक्शन फाइंड आउट की थी इन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि यहाँ वो कंप्लीट बेसिकली उसको उसने सॉल्व किया, ठीक है, डिफ्लेक्शन के थ्रू। और उसने यहाँ से जो है ना हमें ये फाइंड आउट करके बताया कि जी आपके पास जो डिफ्लेक्शन है वो आपके पास क्या 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 आ रही है, ठीक है, यानी कि शाफ्ट गियर है जो है वहाँ क्या डिफ्लेक्शन आ रही है, फिर उसके बाद जहाँ पुली है वहाँ शेफ जो है वहाँ क्या डिफ्लेक्शन आ रही है। और उसकी वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ आपके पास उसने डायमीटर भी फिर उसने यहाँ चेंज करके आप लोगों के साथ शेयर किया। सो बेसिकली ये कुछ इस तरह से यार सॉल्व होना था। बट लाजमी बात है थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाना था, यानी कि यही चीज़ आप लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में कवर करके, सो इस वजह से मैंने इसको यहाँ उस पर टाइम हम लोगों ने नहीं लगाया, ठीक है। सो बेसिकली ये जो शाफ्ट के कहने के जो आपके पास ये मैग्नीट्यूड है ना डिफ्लेक्शन का, ये आपके पास वहाँ से आ रहा है, ठीक है। क्लियर है यार ये चीज़? किसी को यार कोई मसला हो कि हमारे पास जो है ये डिफ्लेक्शन वाई जो है ये कहाँ से आई है? ओके जी, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। सो जब हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिया ना तो उसके बाद अब हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं वेल के लिए। और वेल के लिए जो फार्मूला था वो था कि ओमेगा n इज इक्वल टू जी स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू समेशन ऑफ डब्ल्यू आई, यानी कि तमाम जो आपके पास जो बॉडीज़ यूज़ हो रही हैं उनका वेट, और सिग्मा आई यानी कि जो उनकी डिफ्लेक्शन है, ठीक है, यानी कि आप इसे सिग्मा कह लो या इसको आप वाई कह लो, डिफ्लेक्शन है, ठीक है। और इसी तरह नीचे जो है डिवाइडेड बाय सिग्मा आई डब्ल्यू आई और सिग्मा आई का स्केयर यानी कि डिफ्लेक्शन का स्केयर। सो यहाँ आप देख रहे हो कि 386 बेसिकली आपके पास ये जी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि 386 क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। देखो जो आपके पास जी की वैल्यू होती है ना वो होती है 9.81, ठीक है। और जब आपने इसको कन्वर्ट करना होता है ना, ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपने इसको कन्वर्ट करना होता है ना फीट सिस्टम में, सो बेसिकली ये आपके पास बनती है 32.17 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिकली ये जो 32.17 अगर आपने इसको मज़ीद अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है ना इंच पर सेकंड स्क्वायर में, तो आप क्या करोगे भला? आप सिंपली क्या करोगे कि देखो आपके पास जो 12 इंच होता है, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास बनता है 1 फुट, ठीक है। सो बेसिकली आप 32.17 को मल्टीप्लाई बाय 12 करो, क्या क्या आंसर आता है आपके पास? एनीवन? 386, ठीक है। सो बेसिकली ये जो 386 आपके पास ये यहाँ आ रहा है ना, ये बेसिकली इस वजह से आ रहा है, यानी कि आप लोगों ने कंफ्यूज है, बेसिकली इंच पर सेकंड स्क्वायर में ये हम आई की वैल्यू लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिफ्लेक्शन इंचेस में है ना, तो वो इंच से इवेंचुअली वो कैंसल आउट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आपके पास ये देख रहे हो 10 आ रहा है। 10 बेसिकली क्या है कि वेट ऑफ गियर है आपके पास जो कि आपको गिवन था, ठीक है। और उसके बाद 6 × 10⁵ ये आपके पास डिफ्लेक्शन है जो कि आपने हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखी, ठीक है।
और इसी तरह जो है आपके पास प्लस ऐड करोगे दूसरा पुली के लिए, तो उसका जो वेट था वो 3 पाउंड्स था, और उसके जो डिफ्लेक्शन थी 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ थी, डिवाइडेड बाय यहाँ देखो कि डब्ल्यू आई इंटू सिग्मा आई स्केयर, यानी कि 10 और 6.6 इंटू 10⁻⁻5 का स्केयर प्लस 3 और 1.25 इंटू 10⁻⁻4 इसका स्केयर। जब आप इस कंप्लीट को सॉल्व करते हो तो आपके पास ये 2131 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ये कैसे आया यार, इसमें किसी को कोई एतराज़ हो? एनी इश्यूज इन दिस वन? को पिछली स्लाइड ये लें यार, ये पिछली स्लाइड देख लें आप, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली मैंने आपको बताया न्यूमेरिकली पूरा बैकएंड पे इससे भी पिछली चलें, ये लें यार। जी की वैल्यू 9.81 नहीं यूज़ हो सकती क्योंकि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जो हम यहाँ यूनिट यूज़ कर रहे हैं हम इंपीरियल यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। सो जब आप उसको कन्वर्ट करते हो फीट पर सेकंड स्क्वायर में, सो वो आपके पास आती है 32.17, और अगर आपने इसको मज़ीद कन्वर्ट करना है इंच पर सेकंड स्क्वायर में तो वो 386 बनती है वैल्यू। ओके, आई बिलीव कासिम आपने चीज़ें नोट कर ली होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमने ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हमने वर्ल्ड के लिए फाइंड आउट किया है। सो अब लाजमी होता है हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सो बेसिकली ओमेगा एन क्या होगा? ओमेगा एन आपके पास आपको पता है कि वो 2 पाई, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसे ही है बल्कि, ओहो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही यार, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है। आप लोगों को जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 1725 आरपीएम, वो आपको गिवन है। सो आप क्या करोगे कि ये जो रेडियन पर सेकंड है जब आप इसको कन्वर्ट करोगे सो बेसिकली ये 30 हो जाएगा, या फिर आप इसको यूँ ले जाओ 30 डिवाइडेड बाई पाई इंटू ओमेगा एन, ये आपके पास एन आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। यानी कि बेसिकली नेचुरल जो है ये वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके पास ये आएगा, ठीक है। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आपके पास इवेंचुअली जो आपके पास रेशियो है वो आ जाती है 11.8 आ जाती है, ठीक है। इसमें यार किसी को कोई एतराज़ हो? नहीं है, एक बंदे को ये एतराज़ नहीं है यार। ये 30 क्या है यार? ये 30 देखो यहाँ से है, देखो मैंने अभी ये सॉल्व तो किया है 2 पाई, अगर आपने ओमेगा एन जिसके यूनिट आपके पास होते हैं रेडियन पर सेकंड, ठीक है, और आपने उसको कन्वर्ट करना होता है एन यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? एक रेवोल्यूशन में क्या होता है 2 पाई होता है, और अगर सेकंड टू मिनट आपने कन्वर्ट करना है तो बेसिकली 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, मल्टीप्लाई बाय एन करते हो तो आपके पास जो है यहाँ वो ओमेगा एन आता होता है, ठीक है। सो अब इसको रिवर्स कर दो तो आपके पास एन आ जाएगा। सो बेसिकली इसको हमने यहाँ से ये सॉल्व करके ना ये वाला, यानी कि बेसिकली अगर मैं इसको मज़ीद यहाँ सिंप्लीफाई कर दूँ तो बेसिकली 30 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन, जो कि हमारे पास है 2131, जो कि अभी हमने ये लास्ट स्लाइड में यहाँ फाइंड आउट किया यहाँ। सो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 20350। 1725 कहाँ से आएगी? 1725 यार देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को याद होगा यार, शार्प न्यूमेरिकल तुम लोग कर रहे हो तो ये तो आप लोगों को याद होगा कि इसको जो एन था शुरू में 1725 आरपीएम था ना। ओके, जिसको नहीं यकीन यार को एक मिनट का मैं दिखाई दूँ स्टार्ट में लेके जाके। ये देखो यहाँ 1725 आरपीएम गिवन नहीं, ये एक मुझे मैसेज आया था इवली, मैं उसको आंसर कर रहा हूँ। सो यहाँ अगर आप ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस टाइम देख सको तो आप देख सकते हो कि एन जो है 1725 आरपीएम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। सो हमने वहाँ से यूज़ किया, डैट इज़ बेसिकली फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, चलें फिर आगे चलते हैं, और हम यहाँ मौजूद थे। अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, सो उसके बाद जो है ना अब हम आ जाते हैं टॉर्जनल फ्रीक्वेंसी पे। टॉर्जनल फ्रीक्वेंसी पे आप लोगों को याद होगा, सो बेसिकली हमारे पास जो ओमेगा है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ के टी ओवर आई।
अब आई तो हमें गिवन है, के टी फाइंड आउट करना है। सो के टी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है जी जे ओवर एल, ठीक है। सो अगर आपने के टी वन फाइंड आउट करना है, अब के टी वन कहाँ तक के लिए वैलिड होगा, के टी वन आपके पास वैलिड होगा, अगर मैं इसको यहाँ जूम इन करके आपको दिखा सकूँ, सो बेसिकली ये वैलिड होगा जो आपके पास यहाँ गेयर का आप देख रहे हो, जहाँ पॉइंट बी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से लेके जहाँ तक ये बिल्कुल सेम डायमीटर की शाफ्ट जा रही है और पॉइंट सी तक, सो उसकी ओवरऑल लेंथ देखो तो आपको वहाँ ऊपर 3.5 भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सो बेसिकली इसकी जो टोटल लेंथ है डैट इज़ 3.5, ठीक है। सो अब हम इसको यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। सो अब आप ये देख रहे हो कि जी जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है 11.5 इंटू 10⁻⁶, ये आपको वैल्यू गिवन होगी। जे की वैल्यू होती है पाई d⁴ डिवाइडेड बाय तकरीबन 32, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ देख रहे हो कि डायमीटर हमने दिया 0.75, ये 32, और लेंथ जो है वो हमारे पास 1 के लिए होगी 3.5। सो आपके पास KT1 की वैल्यू आ जाती है 102,065। इसी तरह KT2 है, इसके लिए 11.5 वो वैल्यू वही रही, डायमीटर चेंज हुआ, उसके बाद 32 और 1.5 कहाँ से आया। सो अगर हम दोबारा इस इमेज को देखते हैं और इसको मैं हाईलाइट पहले कर देता हूँ, आप ये 1.5 को गौर करो, जो कि ये पॉइंट सी से लेके यहाँ तक जा रहा है, यानी कि जहाँ तक पुली आपके पास है, ठीक है। और मैं इसको अब जूम इन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो अगर आप इसको यहाँ देख सको तो देख रहे हो कि आपके पास यहाँ शाफ्ट का डायमीटर कहाँ से चेंज हो रहा है, जहाँ से बिल्कुल बेरिंग स्टार्ट हो रहा है। सो बेसिकली वो पॉइंट सी वहाँ से लेके, और ये अगर आप ये लाइन देख रहे हो जहाँ ये डिस्टेंस 1.5 आ रहा है, और ये कहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक आपके पास पुली आ रही है, क्योंकि जैसे ही पुली आगे स्टार्ट हो रही है डायमीटर फिर चेंज हो रहा है। सो बेसिकली हमारा कंसर्न जो है वो D2 तक था। सो बेसिकली हमने उसके लिए जो है हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। के फाइंड आउट कर लिया, आई हमें गिवन है। सो हम यहाँ से ओवरऑल के फाइंड आउट कर लेंगे, के इफेक्टिव। सो बेसिकली डैट इज़ 1/KT1 प्लस 1/KT2, दोनों को एडअप करो रेसिप्रोकल लेके। सो आपके पास ये के इफेक्टिव की वैल्यू आ जाती है। के की वैल्यू गिवन है, आपके पास आई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो अब हम अगले स्टेप की तरफ जा सकते। जी जो है यार आपके पास शेयर मॉडुलस होता है ना, और जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जी जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह ई जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपको डाटा से आपको मिल जाती है, गिवन होती है वैल्यू आपको, ठीक है। जे जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई d4/32, जिसका फार्मूला होता है फॉर अ सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट। सो वो हमने यूटिलाइज़ किया, ठीक है। और एल जो है वो लेंथ है कि वो शाफ्ट की लेंथ कितनी है। सो आप यहाँ देख रहे हो ओमेगा एन का फार्मूला, यार ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में हमने टॉर्जनल के उसमें कवर किया था। सो हमने यहाँ जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ से हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई, जो कि अब आपके पास जो है वो 1.065 आ रही है, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। फोर्स फ्रीक्वेंसी 1725 RPM आपको गिवन था, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो यहाँ भी वो 30/π हो रहा है, और आप देख रहे हो कि वो आपके पास 5.9 आ रहा है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एटलीस्ट ऑरिजिनल में भी 5.9 का गैप है, कि वो कम से कम भी आपके पास जो सिंगल मोड है वो तो बहुत दूर है, और उससे भी 5 टाइम्स ज़्यादा है। सो इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत इजीली सेफ है, यानी कि क्रिटिकल स्पीड से बहुत कम हमारी स्पीड है। सो इसका मतलब है कि शाफ्ट के हवाले से हमारा डिज़ाइन जो है वो सेफ़ है। सो यार यहाँ तक क्लियर है यार। न्यूमेरिकल में तो कोई मसला नहीं है किसी को। अच्छा, न्यूमेरिकल में अगर मसला नहीं है तो यार मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद हम आखिरी जो कुछ स्लाइड्स हैं ना, 5-7 स्लाइड्स हैं, वो हमने देखनी है। वो बेसिकली सिंपल गो थ्रू करना है, ठीक है। मैं आप लोगों की ना कोर्स आउटलाइन दिखाना चाह रहा था। अच्छा, अगर ये देखो यार, ये आप लोगों की कोर्स आउटलाइन थी जो हमारा वीकली प्लान था, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया हुआ है। जो हमारे पास वीकली प्लान था वो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। हम लोग डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट इंशाल्लाह आज हमारा वीक 7 में ख़त्म हो जाना है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीक जो है मेटल फिट्स एंड टॉलरेंसेस को देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली उसके बाद मिड का टाइम आ जाता। सो इस तरह से इवेंचुअली होना था। सो यहाँ अगर आप देखो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुए, ठीक है। हमने जो है डिज़ाइन प्रोसेसेस वगैरह, फॉर्मुलेशन को देखा,
कैड वगैरह को डिस्कस किया, ठीक है। टॉलरेंसेस वगैरह भी हमने नेक्स्ट वीक में करना, आप उसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद कोड्स वगैरह को हमने देखा एक्सटेंसिवली, एक पूरा लेक्चर था PSQCA को देखा हमने, ठीक है। और उसके हवाले से हमने डिज़ाइन के हवाले से कुछ हमने डिस्कशन भी की। फेलियर प्रिवेंशन का आप लोगों को याद होगा, मैंने फटीग मॉडल और वो स्टैटिक लोडिंग, वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की, ठीक है। उसके बाद हम शाफ्ट्स के ऊपर आ गए। शाफ्ट के जो है हमने इंट्रोडक्शन किया, शाफ्ट के मटेरियल को डिस्कस किया, शाफ्ट के डिज़ाइन को डिस्कस किया, फोर्स स्ट्रेसेस डिफ्लेक्शन की कंसिड्रेशंस को थोड़ा सा डिस्कस किया हमने, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल स्पीड्स को आज हमने कवर कर लिया, ठीक है। मिसलिनियस शाफ्ट कंपोनेंट्स, अच्छा जो चीज़ें रह गई हैं ना अभी, वो ये रह गया मिसलिनियस शाफ्ट कंपोनेंट रह गया, ठीक है। और यहाँ आपके पास एक लाइन यूज़ हुई थी विच वाज एक मिनट, फेलियर प्रिवेंशन नहीं आ रही, शाफ्ट कंपोनेंट्स के नाम से। बेसिकली ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे रह गए, ये सिर्फ इनको हमने गो थ्रू करना है और इंशाल्लाह इसको अभी हम रैप अप इसको कर देते हैं, ठीक है। सो ठीक है जी, 143 पे हम लोग आ गए हैं, 152 टोटल हैं, ठीक है। सो बस इसको हम जल्दी में ख़त्म करते हैं, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा इनको। अच्छा, सो दिखाने का मकसद ये था कि यार आप लोगों को भी आइडिया हो कि हम लोगों ने कितना कोर्स हम लोगों ने कर लिया है, हम लोग अपने जो हमारा वीकली स्केड्यूल था उसके हिसाब से हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हमारा कितना काम रहता है। सो आई होप कि आप लोगों को आइडिया होगा कि वी आर राइट ऑन ट्रैक, जो हम लोगों ने इनिशियली पहले प्लान आउट किया था। सो उसी तरह जो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। सो अच्छा, अब जो है शाफ्ट लेआउट, जी मौज क्या हो गया मौज? अच्छा चलें, मैं दिखा रहा था। ओके, स्टेप 4 में बेसिकली यार हमने करना ये था कि हमारे पास हाँ चलें कर लें प्लीज़। क्या हुआ है? अच्छा अगला ये वाला ये क्लियर है, आगे चलें। अच्छा ओके, स्टेप 4 में बेसिकली हमने ना टॉर्जनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। उसका फार्मूला बिल्कुल एंड पे आप देख रहे हो, KT इफेक्टिव I1 I2 उस पर डिपेंड कर रहा है। I1 और I2 लाजमत है, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक है। नहीं साहब इधर ही होंगे, नहीं नहीं साहब। कौन दफ्तर, कौन सा? पानी पीना? हाँ हाँ पी लें। पता नहीं, इधर ही होंगे। अच्छा एनीवेज, सो बेसिकली इसमें हमने KT इफेक्टिव I1 I2 गिवन था, KT इफेक्टिव फाइंड आउट करना था ताकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकें। सो KT इफेक्टिव जो है उसके लिए कुछ ये रिलेशन था जो कि डिपेंड कर रहा था कि हमारे पास शाफ्ट की लेंथ कितनी है। उसको हमने कंप्लीट, हमने लास्ट में उसको इन डिटेल हमने देखा भी लेंथ क्या है। सो इस तरह से बेसिकली हमारे पास ये आती है वैल्यू। सो ठीक है जी, उसके बाद हमने यहाँ कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं शाफ्ट लेआउट्स के ऊपर, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, शाफ्ट की डिज़ाइनिंग की बात कर ली, क्रिटिकल स्पीड की बात कर ली हमने, ठीक है। कंसिड्रेशंस कुछ की बात कर ली, मटेरियल वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। बट लाजमी बात है, जब आपने शाफ्ट को कहीं अप्लाई करना है तो आपने उसके बारे में भी कुछ कंसिड्रेशंस को हमने मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है। सो उसमें बेसिकली जो चार कह लें कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब भी आप शाफ्ट को कहीं इंस्टॉल करने जा रहे हो, जिनको आपने ख्याल रखना है, वो होंगी कि उसका एक्सियल लेआउट क्या है कंपोनेंट्स का, एक्सियल लोड्स कौन कौन से सपोर्ट में हैं, शाफ्ट को सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल रही है, और टॉर्क ट्रांसमिशन जो है किस तरह हम दे रहे हैं, और उसकी असेंबली और डिसअसेंबली किस तरह आपने करनी है। सो इन चार चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना होता है। एक्सियल लेआउट जो है कंपोनेंट का, वो बेसिकली ये कहता है कि यार इसके जो भी कंपोनेंट लग रहे हैं, ठीक है, बेसिकली आपने उनको कुछ इस तरह से करना है कि एक तो सेंटर लाइन यानी कि सेंटर अलॉन्ग द सेंटर लाइन सारे अप्लाई हो रहे हों, ठीक है। जिस तरह अगर आप कन्फिग्रेशन देखो और ये पॉइंट A वाला फिगर आप देखो, दिस वन, यहाँ आप देख रहे हो बेसिकली आपके पास क्या है कि सिंपल दो गियर हैं, दो बेरिंग है, तो आपने
उनको कुछ इस तरह से आपने लोकेट करना है और उनको तमाम का सेंटर आपने सेम रखना है। पॉइंट बी में आप देख रहे हो कि आपके पास जो है एक पिनियन है और इसी तरह जो है हमारे पास एक शाफ्ट है और शाफ्ट के जो है डिफरेंट, अब इसमें देखो की भी है, यहाँ की वे भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, स्लीव वगैरह भी आपको ये देखो ये नज़र आ रही है, ठीक है। सो अब यहाँ जो इसकी हाउसिंग वगैरह होगी, ठीक है, बेरिंग वगैरह की, ठीक है, बेसिकली वहाँ से उसके हिसाब से जो है कह लें कि आपने डेट लोकेट्स द बेरिंग ऑन देयर आउटर रिंग्स एंड रिसीव द थ्रस्ट लोड। बेसिकली लाजमी होता है इनर रिंग तो शाफ्ट के साथ कॉन्टैक्ट में, आउटर रिंग जो है वो हब वगैरह के साथ है, सो आपने उसके हिसाब से इसको मैनेज करना होता है। और बेसिकली हमारे पास जो शाफ्ट में जो लोड आ रहा होता है आपने कोई ना कोई मैकेनिज़्म बनाना होता है कि आप लोड जो है ट्रांसमिट कर सकें। सो उसके लिए आपके पास यूज़ होता है बेरिंग वगैरह यूज़ होते हैं, यानी कि शाफ्ट में लोड आया, अब ये थ्रस्ट लोड क्या होगा कि आपके पास ये जब बेरिंग शाफ्ट के थ्रू ट्रांसमिट हुआ बेरिंग में यूँ ट्रांसमिट होके आपने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। सो थ्रस्ट लोड वो होंगे जो इसकी एक्सियली जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं ना, दैट आर कॉल्ड बेसिकली एक्सियल या फिर थ्रस्ट लोड बेरिंग के केस में, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये थर्ड वन के केस में एक फ़ैन और आपने फ़ैन की कन्फिग्रेशन चूज़ करनी कि फ़ैन आपने किस तरह से प्लेस करना है। जो पॉइंट डी है उसमें डिफरेंट आपके पास ये स्लीव वगैरह यूज़ हो रही है, ये पुली वगैरह यूज़ हो रही है, ठीक है। सो आपने बेसिकली उनको मैनेज करना है कि आपने प्रॉपर उसको अलाइन करना है, सिंपल, यानी कि बेसिकली उसका लेआउट जो है ना वो आपने प्रॉपर आपने इसका रखना है, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठी गिचमिच करके जोड़ दें, उनको प्रॉपरली इवनली बैलेंस्ड आपने करना है दूसरे अल्फाज में, ठीक है। सो बेसिकली एक्सियल पोजीशनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि बेसिकली बाय एक्सियल पोजीशनिंग मीन कि अगर ये शाफ्ट है तो आपने एक चीज़ को यहाँ प्लेस करना है या यहाँ प्लेस करना है या यहाँ प्लेस करना है, वो पोजीशनिंग के हवाले से दैट इज़ ऑफन डिक्टेटेड बाय द लेआउट ऑफ द हाउसिंग एंड द अदर मशीन कंपोनेंट्स, के आपके बाकी कंपोनेंट्स मशीनरी में किस तरह हैं, कहाँ हैं, उसके हिसाब से हम करते हैं। इट इज़ बेस्ट टू सपोर्ट द लोड कैरिंग कंपोनेंट्स बिटवीन बेरिंग। सो बेसिकली आपने करना क्या है कि अगर लेट्स से ये आपके पास गियर और ये बहुत भारी है, सो कोशिश करें, बल्कि मेक श्योर करें कि आपके इसके स्टार्ट में भी और इसके एंड पे भी आपके पास बेरिंग जो है अप्लाई हो रहे हैं ताकि इसका लोड जो है वो टेक अवे कर सकें। जिस तरह आप यहाँ देख सको, इस एग्जांपल में देख रहे हो कि आपके पास यहाँ ये गियर मौजूद है, सो ये एक बेरिंग है, ये दूसरा बेरिंग मौजूद है, ठीक है। सो उनके दरमियान में आपके पास ये गियर मौजूद था। अच्छा, सो दोबारा आगे चलते हैं वहाँ हम, और अच्छा, इट शाफ्ट शुड बी केप्ट शॉर्ट टू मिनिमाइज बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन। हमने पहले भी डिस्कस किया कि शाफ्ट की लेंथ एज मिनिमम एज पॉसिबल आपने रखने की कोशिश करनी है। ओनली 2 बेरिंग शुड बी यूज्ड इन मोस्ट केसेस एंड लोड बेरिंग कंपोनेंट्स टू बी प्लेस्ड नियर टू डैम, ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया। अ शोल्डर also provides a solid support to minimize deflection and vibration of the component। so basically होता क्या है, शोल्डर का मतलब यह है कि बेसिकली आपके पास ये शाफ्ट यूज़ हो रही है ना, और आपने जो है ना यहाँ ये शाफ्ट में रिडक्शन आई और फिर ये डायमीटर चेंज हुआ, तो आपने वो जो पुली आप लोगों को याद हो गया, गियर भी है, हम लोगों ने कुछ यहाँ करके ऐसे प्लेस किया था। सो बेसिकली जो ये पार्ट है ना, दिस वन जो यानी कि जहाँ वो चेंज हो रहा है डायमीटर, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द शोल्डर। शोल्डर भी बेसिकली आपको हेल्प आउट करेगा कि आप जो है डिफ्लेक्शन को और वाइब्रेशन को कंपोनेंट में कम कर सकें, ठीक है। कुछ केसेस में जहाँ आपके पास एक्सियल लोड जो है वो ट्रिवियल नहीं है, या फिर यूँ समझ लें कि ऐसे नहीं हो रहा कि अगर ये शाफ्ट है सो ऐसे नहीं है कि एक्सियल लोड यहाँ अप्लाई और यहाँ जाके आप उसे न्यूट्रलाइज कर दें, बल्कि वो कंप्लीट थ्रू आउट द बॉडी अगर एक्सियल लोड को अप्लाई या थ्रस्ट लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड अ मीन्स फॉर ट्रांसफर ऑफ द एक्सियल लोड टू द शाफ्ट, ठीक है, एंड देन थ्रू बेरिंग टू द ग्राउंड, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को यहाँ भी मेंशन किया था पीछे कि हमारे पास जो लोड है दरमियान में बेरिंग के दरमियान में रखना है ताकि बेरिंग जो है वो एक्सियल लोड को न्यूट्रलाइज करके ग्राउंड कर सके लोड को, ठीक है। तो वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। अच्छा, इट इज़ जनरली बेस्ट टू हैव ओनली वन बेरिंग कैरी द एक्सियल लोड टू अलाउ ग्रेटर टॉलरेंस ऑन शाफ्ट लेंथ डायमेंशंस टू प्रिवेंट बाइंडिंग इफ द शाफ्ट एक्सपैंड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। सो बेसिकली हमारे पास जो है अगर एक बेरिंग होगा ना जो कि लोड कैरी कर रहा है, सो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास टॉलरेंसेस वगैरह हमारे पास उसमें लेवरेज हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा। सो हम शाफ्ट की जो लेंथ की डायमेंशन में टॉलरेंसेस यानी कि प्लस माइनस हम कितना कर सकते हैं, सो उसमें हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लाजमी बात है शाफ्ट ड्यू टू हीट भी एक्सपेंड करनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ शाफ्ट लेआउट में आप डिफरेंट देख रहे हो कि अब आपके पास यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि बल्कि रुको ये यहाँ आ जाना है, ठीक है।
यह देख रहे हो कि आपके पास एक ये बेरिंग है और एक दूसरा बेरिंग है, ठीक है, 1 और 2 मैंने स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है। ये देख रहे हो कि आपके पास जो है ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इन अ मूविंग मशीन स्पिंडल, यानी कि बेसिकली ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो भी एक्सियल लोड लग रहा है वो इन बेरिंग के थ्रू वो हब के अंदर जा रहा है, यानी कि हम उसको ग्राउंड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा देखो तो हमारे पास एक यहाँ अब ये बेवल गियर है, ठीक है, और बेवल गियर क्या कह रहा है कि इन विच बोथ पिनियन एंड गियर्स आर स्ट्रेडल माउंटेड। स्ट्रेडल माउंटेड का मतलब ये होता है कि उनके स्टार्ट में, यानी कि वो दरमियान में है, ठीक है, जिस तरह ये देख रहे हो बेसिकली ये यहाँ गियर यहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ ये यहाँ पिनियन है और यहाँ आपके पास वो गियर है, बेवल गियर है। सो बेसिकली स्ट्रेडल माउंटेड का मतलब होता है कि एक जो है ना बेरिंग सपोर्ट आपने देखो यहाँ दी हुई है, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया, दूसरी बेरिंग सपोर्ट आपने यहाँ दी हुई है जिसको मैंने हाईलाइट किया, और इनके दरमियान में ये गियर लाइक कर रहा है, ठीक है। सो स्ट्रेडल माउंटेड का मतलब है ये, ठीक है। दिस वन जो फर्स्ट इमेज आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेडल माउंटिंग के आपने दोनों एंड पे सपोर्ट दी हुई है और जो बेरिंग वो जो गियर है वो इन बिटवीन लाई कर रहा है। और दूसरी आपके पास होती है ओवरहैंग माउंटिंग, कि आपने जो गियर है वो बिल्कुल एंड पे है और जो आप बेरिंग है वो दूसरे एंड पे, ठीक है। सो ये दोनों में डिफरेंस है कि स्ट्रेडल माउंटिंग क्या है और आपके पास जो है कह लें कि ओवरहैंग माउंटिंग क्या होती है। अच्छा, उसके बाद शाफ्ट कंपोनेंट्स हमने डिस्कस करने थे, शाफ्ट कंपोनेंट्स को देख लें। सो 3 तरह के मेन कंपोनेंट्स हैं आपके पास। सेट स्क्रूज होते हैं, ठीक है। सेट स्क्रूज बेसिकली कह लें कि एक्सियल और रोटेशनल मोशन को जो है वो रेजिस्ट करते हैं। दे अप्लाई अ कंप्रेसिव फोर्स टू क्रिएट फ्रिक्शन, ठीक है। द टिप ऑफ सेट स्क्रू में ऑल्सो प्रोवाइड अ स्लाइड पेनिट्रेशन, ठीक है। वेरियस टिप्स आर अवेलेबल, डिफरेंट जो है सेट स्क्रूज, बिल्कुल जिस तरह हमारे नॉर्मल स्क्रूज होते हैं उस तरह के सेट स्क्रूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद कीज़ होती हैं, पिन्स यूज़ होती हैं, ठीक है, जिनको हमने डिस्कस किया कि दे आर यूज टू सिक्योर द रोटेटिंग एलिमेंट्स एंड ट्रांसमिट टॉर्क, ठीक है। शाफ्ट डायमीटर डिटरमिन्स द की साइज हम लोगों ने कवर किया हुआ। उसके बाद रिटेनिंग रिंग्स होते हैं, ठीक है। रिटेनिंग रिंग्स होते हैं बेसिकली इस वजह से ताकि जो है हम शोल्डर प्रोवाइड कर सके अगर एक्सियल पोजीशनिंग में अगर आपके पास शाफ्ट का डायमीटर वगैरह ऐसा उस तरह चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, वहाँ यूज़ हो जाता है। जिस तरह आप यहाँ इमेज में आप देख सकते हो कि आपके पास ये शाफ्ट है और आपने जो है बेरिंग को प्लेस करना तो आपने वहाँ रिटेनिंग रिंग रखा और उसके वो शोल्डर के साथ आगे करके ताकि उसके प्रॉपर जो है उसके साथ हो जाए, ठीक है। सो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें एक्सियल पोजीशनिंग में भी मदद रहती है, यानी कि आपने जहाँ ये प्लेस कर दिया ना, अब आपने जब दोबारा बेरिंग प्लेस करना है तो आपको पता है रिटेनिंग रिंग वहाँ पड़ा हुआ है तो हमने बेरिंग को वहाँ लेके जाना है, सो आपके लिए पोजीशनिंग ईजी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा यार सेट स्क्रूज़ की एक चीज़ रह गई है, मैं सेट स्क्रूज़ आप लोगों को ना मैं एक और जगह से आप लोगों को दिखा देता हूँ। उनका चूँकि बेसिकली सेट स्क्रूज़ का टॉपिक गुजर चुका हुआ है, सो मैं वहाँ से ना आप लोगों को सिर्फ बेसिकली मैं चाह रहा था आप लोगों को सेट स्क्रूज़ में आप लोगों को दिखा दूँ। सो सेट स्क्रूज़ यार कुछ इस तरह के होते हैं, ये देख लो, ये बेसिकली सेट स्क्रूज़ हैं कि आप लोगों ने अक्सर मशीनरी वगैरह में देखे होंगे कि ये अंदर से बिल्कुल थोड़ा सा ये हल्का सा हॉलो होता है, जिस तरह आप लोगों को यहाँ इमेज में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और बाकी कंप्लीट उसी तरह फिट इन हो जाती है। मशीनरी में अक्सर होता है कोई ना कोई चाबी वगैरह होती है और हम इसको टाइटन अप कर देते हैं, यानी कि बेसिकली इनका ओवरऑल हेड उस तरह नहीं होता जिस तरह आपके पास नॉर्मल स्क्रूज़ में होता है, ठीक है। बट ये इस तरह से आपके पास ही हो जाते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो यार अब तो पावर पॉइंट भी जवाब दे गया, बस हमारी आखिरी 1-2 स्लाइड्स रह गई हैं। सो हाँ 148 पे हो गए हैं, 152 हैं, सो नज़दीक पहुंच गए हम, ठीक है। बल्कि ये भी हमारी हो गई है कवर, सो इसको भी ख़त्म करें। अच्छा, उसके बाद है असेंबली और डिसअसेंबली को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सो शाफ्ट जो है ना डेट शुड हैव लार्ज डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट विद प्रोग्रेसिवली स्मॉलर डायमीटर टुवर्ड द एंड टू अलाउ कंपोनेंट्स टू बी स्लिड फ्रॉम द एंड। सो बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि आपने जब शाफ्ट डिज़ाइन करनी है ना तो उसका कोशिश ये करें कि उसके सेंटर में जो शाफ्ट का डायमीटर है वो मैक्सिमम हो और ग्रेजुअली जो है ना आप लोग शाफ्ट का जो ज़्यादा ही छोटा हो गया, ग्रेजुअली जो है ना आप शाफ्ट का डायमीटर छोटा करते जाएँ। सो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपने पार्ट्स को जब अलाइन करना है ना शाफ्ट के ऊपर तो वो बहुत इजीली आपके
आप इंस्टॉल कर सकोगे पार्ट्स को. इफ़ अ शोल्डर इज नीडेड ऑन बोथ साइड ऑफ अ कंपोनेंट, वन ऑफ देम मस्ट बी क्रिएटेड बाय मींस ऑफ अ रिटेनिंग रिंग और अ स्लीव बिटवीन टू कंपोनेंट्स. सो बेसिकली कहने का मतलब, अच्छा यार अभी क्वेश्चन आप लोगों के ना ये रेज होगा कि ये स्लीव क्या है. स्लीव बेसिकली आप सिंपल ये समझो कि यार आपके पास ना एक रिंग है, यानी कि सिंपल एक पाइप का पीस फर्ज कर लो, ये भी बेसिकली एक तरह का स्लीव है. ठीक है, जिस तरह आप लोगों की यार कफ्स और स्लीव होती है एक सूट की या शर्ट की. ठीक है, बेसिकली स्लीव क्या है, वो बेसिकली वो जो एक एंड पे पार्ट है जिसे आप बटन टाइटन अप करते हो राउंड करने के लिए, बेसिकली वो एक स्लीव है और उसकी अपनी एक थिकनेस होती है. ठीक है, सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप कंपोनेंट के दरमियान स्लीव लगा के तब भी आप प्लेस कर सकते हैं कि दोनों के दरमियान फासला है और एक साइड पे आप रिटेनिंग रिंग लगा दोगे अगर इन केस प्रॉपर शोल्डर नहीं अवेलेबल. ठीक है, अच्छा अगर आपने लेट से गियर बॉक्स वगैरह आप लोगों ने अप्लाई करना है, बजाय इसके कि आप गियर बॉक्स को शाफ्ट के ऊपर आप माउंट करो, आपने जो है शाफ्ट को गियर बॉक्स के अंदर माउंट करना है. इनके गियर बॉक्स वहीं रहेगा और शाफ्ट को आपने वहाँ जाके माउंट करना है. ठीक है, और आपने उसको जो है वहाँ पोजीशन करना है शाफ्ट को बेरिंग और बेरिंग इनटू द फ्रेम में, फ्रेम के मुताबिक. ठीक है, व्हेन कंपोनेंट्स आर टू बी प्रेस फिट, ठीक है, द शाफ्ट शुड बी डिज़ाइन सो डैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रेस कंपोनेंट डाउन द लॉन्ग लेंथ ऑफ द शाफ्ट. सो बेसिकली अगर आपने जो है ना की वगैरह की जगह आपने बिल्कुल उसके ऊपर फिट इन कर देना, यानी कि आपने हमने डिफरेंट पढ़ी थी ना कि माउंटिंग्स पढ़ी थी कि एक सेट स्क्रू माउंटिंग है, एक डिफरेंट आपके पास कॉन्सेंट्रिक वगैरह. सो बेसिकली अगर आपने सिंपल उसको प्रेस फिट उसके ऊपर करना है ना, माउंटिंग नहीं यूज़ करनी. सो आपने मेक श्योर करना है कि वो माउंटिंग आप उस साइड पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ जो है उसकी लेंथ जो है ना कह लें कि उस शाफ्ट की ज़्यादा हो, वहाँ सिर्फ आप प्रेस फिट यूज़ करें. अगर शाफ्ट की लेंथ उस कंपोनेंट में कम है तो वहाँ प्रेस फिट ना यूज़ करें. ठीक है, सो कंसिडरेशन शुड ऑल्सो बी गिवन टू नेसेसिटी ऑफ डिसअसेंबलिंग ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द शाफ्ट. लाजमी बात है यार आपने एक बार असेंबल कर दिया तो लाजमी बात है आपने डिसअसेंबल भी जो है आपने इसको करना ही है. बकास 3 घंटे नहीं हो यार, 10:15 हमने स्टार्ट किया है. ठीक है, सो वाकई यार 3 घंटे होने वाले हैं. चलो बस वाइंड अप ही हो रहा है, सॉरी. सो अच्छा ठीक है, सो जो है दिस रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ इशूज सच एज एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिटेनिंग रिंग, स्पेस फॉर पुलर्स टू एक्सेस बेरिंग वगैरह. यानी कि हमने जो है जो बेरिंग्स वगैरह को निकालना हो या आपने चेंज करना हो, सो लाजमी बात है उनको भी जो है आपने कह लें कि बाद में चेंज भी तो करना पड़ सकता है. सो इस वजह से शाफ्ट को ऐसे नहीं कि आपने एक बार असेंबल कर दिया दोबारा चेंज नहीं करना. सो असेंबली और डिसअसेंबली दोनों को आपने चेंज करना है. कोई नहीं यार हसन, बाद में पढ़ लेना, जुमे 2-2:30 बजे तक चलते ही रहते हैं. अच्छा अगर आप यहाँ देखो ना, ये 2 इमेजेस आपको शो हो रहे हैं. ठीक है, बेसिकली इसमें कहने का ये मकसद है कि आपके पास ये बेरिंग है. ठीक है, और ये देख रहे हो इसके साथ बिल्कुल प्रेस फिट हुआ हुआ है इसका इनर रिंग. ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया बेसिकली इसका इनर रिंग है. आप लोगों को याद होगा बेरिंग का ये एक इनर रिंग होता है और फिर आउटर रिंग होता है. रिंग के दरमियान में वो जो बॉल्स होती हैं इसकी बेरिंग की वो होती है. ठीक है, सो बेसिकली ये यहाँ कहना ही चाह रहा है कि आपने ना एक्सियली दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़रूर थोड़ा बहुत रखना होता है ताकि जो है क्योंकि देखो वाइब्रेशन जो है ना हम कभी भी उसको बॉडी में से ख़त्म नहीं कर सकते. ठीक है, अब ये फैक्ट है, हम लोगों ने जो पूरा बिल्डअप किया वाइब्रेशंस का हमने ये डिस्कस कर लिया और ये इस्टेब्लिश कर लिया कि जो है वाइब्रेशंस लाजमी बातें होंगी. ठीक है, सो इस वजह से थोड़ा सा गैप आपने दरमियान में कंपोनेंट्स में रखना है कि वाइब्रेशन में जब वो मूवमेंट होगी तो वो ईजिली मूव कर सके. ठीक है, क्योंकि अगर वो मूवमेंट नहीं, वाइब्रेशन वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगा तो लाजमी बात है तब आपके पास जो है वो वाइब्रेशन जो है वो पीक जो है उसकी वो बढ़ना शुरू होगी. ठीक है, ये भी एक फैक्टर होता है. अच्छा, सो बेसिकली ये इसमें ये डिस्कशन थी. उसके बाद ये एक दूसरी डिस्कशन है, इसमें अब आप ये देख रहे हो कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि इनर रिंग जो है यहाँ आपके पास ये रिटेनिंग रिंग आपके पास यहाँ यूज़ हो रहा है इन लोकेटिंग द शाफ्ट. ठीक है, जो कि बेसिकली कहने के लोकेटेड है इन बिटवीन. ये देख रहे हो अब हमने इसको कैसे फिक्स किया है. ये देख रहे हो कि आपके पास ये नट है और एक ये शाफ्ट, एक साइड पे शाफ्ट शोल्डर है और एक साइड पे ये नट यूज़ हो रहा है और उसकी वजह से हमने इसको टाइट लोकेट किया, एक्सियली लोकेट किया है आपको बेरिंग को, कि बेरिंग आपके पास ये होंगे. क्योंकि अगर आप एक साइड पे फिक्स कर रहे हो या तो दूसरी साइड पे आप कोई स्लीव यूज़ कर लेते या जो है फिर कुछ और कोई और मैकेनिज्म यूज़ कर सकते थे, तब आप इसको कर सकते थे. अब राइट हैंड साइड पे जो इमेज है उसमें देख रहे हो कि आपके पास जो बेरिंग है डैट इज़ फिटिंग परफेक्टली इन बिटवीन द 2 शाफ्ट शोल्डर, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी. इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि लाजमी है इसमें अब वो ग्राइंडिंग और रन आउट यानी कि इसमें वो
जो शाफ्ट है वो डैमेज उस तरह से हो जाएगी, यानी कि इसमें लाजमी तो प्रेस फिट आपने कर दिया और सपोर्ट नहीं है, सो इसमें होगा। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे क्या है कि अगर इन केस वो टू एंड फ्रो वाइब्रेशन करनी तो नट वगैरह हो सकता है ओवर द टाइम वो थोड़ा सा लूजन अप होके बेरिंग अपनी जो है वो लोकेशन बना ले जिसमें वो इजीली वाइब्रेट कर सके। यहाँ वो नहीं कर सकता, सो इवेंचुअली उसने शोल्डर्स को और ये जो बॉडी जिसके साथ वो इन कॉन्टेक्ट है उसने इसको डैमेज करना है, ठीक है। सो नहीं जी, जिसका आप लोगों को इंतज़ार था वो हो गया है, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। सो